नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। जबकि इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उमर अयूब साहब की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन है और ना ही कानून है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि पीका का हकीकी जो मुसविदा इंतहाई खौफनाक था, हमारी कोशिशों से एक्ट में कई तरामीम की गई। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत की जो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि पार्लिमानी वक्त जो है आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। देखें जी, ये जो अरेंजमेंट है जी, ये बस थचकोले खा रहा है और विद इन भी और बाहर से जो मामलात हैं वो तो हैं ही, मैं उस पर ज़्यादा क्या बात करूँ। लेकिन देखें, ये जो खबरें आ रही हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जी, जो जरदारी साहब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात है, ये खबरें बहुत ज़्यादा हैं, इनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कुछ अहम रहनुमा हैं मरकज़ में, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो 3-4 बातें। एक तो ये कि फिर सदर जरदारी प्रेसिडेंट, आप जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन या जो भी उनका पास होता है, और उससे हटके वो प्रेसिडेंट भी तो है ना। प्रेसिडेंट को कोई लाहौर में उनका 5 या 6 दिन का क़याम होता है, तो उनको कोई रिसीव नहीं करता एयरपोर्ट पर। और इसी तरह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं या जो बाकी वहाँ पे अरकान हैं, जिनकी वजह से ये हुकूमत ये अरेंजमेंट खड़ा है, उनको ना प्रोटोकॉल मिलता है, ना उनको कोई रिसीव करने एयरपोर्ट जाता है, ना उनसे शहबाज शरीफ साहब आज़रबाईजान जाने से पहले मुलाकात करते हैं, ना उनसे नवाज शरीफ साहब मुलाकात करते हैं। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो मैंने उनसे कई दफ़ा पूछा है कि भाई आप जो हैं, तो वो मतलब हैं भी इसमें अरेंजमेंट में, नहीं भी हैं। और लेकिन जो जरदारी साहब का मामला हो रहा है ना, ये पहले भी हुआ है। और कुछ उनके रहनुमा हैं, उनका ये कहना है, मैंने कहा यार जरदारी साहब को आना नहीं चाहिए था लाहौर इस वक्त। वो कहते हैं डॉक्टर साहब, हमें ये इंडिकेटर था कि शायद हम भी तकारीब में शरीक होंगे, लेकिन ये है कि नहीं मदऊ किया गया। और पंजाब हुकूमत जो है वो उसके जो इश्तहारात और बाकी सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसको छोड़ें। ये पीपल्स पार्टी का जो इशू है ना, वो संजीदा है। एक तो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट के चेयरमैन हैं, और कायम मकाम सदर भी जब जरदारी साहब बाहर होते हैं तो वो होते हैं, लेकिन वो सेनेट की चेयरमैनशिप वो चेयर नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं एजाज चौधरी साहब के, जो उनको मैंने तलब किया था तो वो नहीं आए। तो अब ये गिलानी साहब के लिए भी मसला है कि भाई आप चेयरमैन सेनेट अगर हैं तो फिर आप चेयर करें ना सेनेट को, या आप इस्तीफ़ा दे दें, छोड़ दें। वो छोड़ भी नहीं सकते, वो हैं भी, लेकिन चेयरमैन सेनेट का रोल भी नहीं प्ले हो रहा। अब इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी वो जो हम उनको मनाएंगे जाके, तो ये अजीब सा एक मामला है इसको। अच्छा, इसी तरह से ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बना है, इसमें देखें, इसको अब छोड़ दें कि ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर हताब हैं, बहुत ज़्यादा, खान साहब समेत, मतलब कुछ यानी तवक्कुआत से ज़्यादा ही ज़ेर हताब हैं, जितनी तवक्को कोई कर सकता है। लेकिन जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मैं उनको, मेरा ख्याल है जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ है तो 2001 से लेके आज तक महमूद खान अचकज़ई साहब को एक प्रिंसिपल पोजीशन पे देखा है। मेरी उनसे बड़ी कम मुलाकातें नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे मुतासिर होता हूँ हमेशा। और वो जो है वो मतलब कोई लिगी लिपटी बात नहीं करते, वो बिल्कुल खरी बात करते हैं। कभी उनके ऊपर कोई उनके मुखालफिन तंज़ भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक प्रिंसिपल स्टांस लेके। अब वो एक उनका एक जो है ना, वो अरसे से ये बात कह रहे हैं, अरसे से बात कह रहे हैं। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई ना कोई मुल्क को चलाने के लिए कोई रूल्स ऑफ गेम तय करने होंगे, या कोई इमरानी मुआहदा हम करें, या इसी आइन पे चलें। इसका अभी आइन का तो कचूमर निकल चुका है, पता नहीं कितनी तरामीम हो गई हैं, कितनी चैलेंज हैं, क्या है, लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी कोई नहीं रहा, आइन में होगा, लेकिन ये कि इससे क्या कोई लोगों के कोई बिजली या पानी या गुर्बत में तो कमी नहीं आ रही।
तो अब वो जो है उसको जो है वो उनका एक इशू है, वो शायद कल उनको इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल मुल्क में ख़त्म करें, ये मैसेज हमें देके गया था चाइना। और चाइना के उस मैसेज के बाद से लेके आज तक क्या हो रहा है वो एक सबके सामने है मामला, और खित्ते में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये तो मैं आप यकीन करें कि हैरत भी है, अकाबरीन हमारे क्या सोच रहे हैं, कैसे देखें। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यही हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने बैठ के फैसले करने हैं, आवाम को भी कहीं शामिल कर लें तो कोई मजायका नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ कोई इस तरह तो बहुत एक क्योस है ना इस वक्त, तो इसको दूर करें। पॉलिटिकल टर्मोइल है, सड़कों पे नहीं सड़कें बंद हो रही, लेकिन वो भी चूँकि मतलब हम मेज़बान भी हैं क्रिकेट हम निकल गए हैं, लेकिन मैच पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये भी अजीब मामला है, दूसरी टीमें पाकिस्तान के लिए सड़कें बंद हैं, स्टेडियम उनके लिए बन रहे हैं, हमारी टीम पता नहीं किधर गई है। तो ये है कि बस आगे देखें क्या होता है। अच्छा ये मैं आपको ये मामला बैठ के तय करें, ये इस तरह से, ये मैंने कल भी कहा था फंस गया अब वो, ठीक है ना। तो इससे निकले हम बतौर कौम, बड़े अहम फैसलों के दिन आ रहे हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव पिछला एक हफ्ता अगर देखें, हफ्ता या 10 दिन लगा लें, वो पहले थे सऊदी अरेबिया में उनकी मुलाकात हुई थी। वो रशियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे और वो उनकी मुलाकात उस डेलीगेशन से हुई थी जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो थे। सऊदी अरेबिया के बाद वो गए G20 समिट में जोहान्सबर्ग। वो G20 की समिट जहाँ पे मार्को रूबियो नहीं गए और जहाँ से कोई, मैंने वो बात जो की थी कि कोई फैमिली फ़ोटो नहीं आई, वो फैमिली फ़ोटो जो है वो G7 के इजलास के बाद एलामिया में नहीं जारी हुआ अभी तक। अच्छा, लेकिन जो लैवरोव हैं, जो सर्गेई लैवरोव हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद वो आए टर्की में उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन से। उसके बाद वो कल गए ईरान में थे कल, और आज वो कतर में थे, और आज उनकी कतर में अमीर कतर से मुलाकात हुई है। यानी रशिया के जो इस वक्त जाहिर है कि यूक्रेन के हवाले से और नेटो के हवाले से और बाकी बहुत से मामलात पे रशिया जो है उसकी बात, यानी एक बहुत दुनिया एक दूसरी तरफ जा रही है। तो वहाँ पर कतर में उनकी अमीर कतर से मुलाकात हुई है। इससे पहले रजब तैयब एर्दोगन, इससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट, और उसमें उन्होंने 3-4 बातें की जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो सर्गेई लैवरोव ने की हैं कतर में। एक बात तो उन्होंने ये की है कि इस जुमेरात को इसी हफ्ते तुर्किया में इस्तांबुल में अमेरिकन्स और रशियंस की दोबारा मीटिंग होने जा रही है। अच्छा, ये जो मीटिंग है ये शायद बहुत इसमें वफूद शरीक होंगे, लेकिन ये देखना है कि कौन सी टीम्स होंगी, क्या मार्को रूबियो होंगे, क्योंकि इसमें एक तो तुर्किया जो है वो रोल प्ले कर रहा है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, लेकिन रशिया और अमेरिका की अगली मीटिंग भी तुर्किया में होने जा रही है, और उसमें ही गालिबन एम्बेसीज कैसे खुलेंगी, दोनों मुल्कों में सफारतकारी कैसे शुरू होगी, उस पर अगली मीटिंग जो है वो तुर्की में होने जा रही है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी में एक्टिव है, कतर तो है ही, और उसके साथ ही जो सऊदी अरेबिया है वो भी है, और ये सारे मुल्क इस वक्त भरपूर डिप्लोमेसी हो रही है इस वक्त, और मुलाकातें और बड़े फैसले हो रहे हैं। अच्छा, और उसमें जो 2-3 बातें उनकी आम है। एक तो उन्होंने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो कि यूक्रेन में बरतानिया और फ्रांस के ये अमन फ़ौज भेजने का ऐलान हुआ है बरतानिया की तरफ से और फ्रांस की तरफ से कि हम वहाँ पे यूरोप की पीस फोर्स भेजेंगे। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूक्रेन में बरतानिया या फ्रांस की कोई फ़ौज आए और वो पीस कीपिंग का रोल प्ले करे, क्योंकि ये तो नेटो है और ये वहाँ पे मौलिक हथियार लेकर आएंगे अपने साथ, और यहाँ पर ये जो है ये जंग को बढ़ावा देंगे। तो हमें तो किसी सूरत यहाँ पे यूरोप की कोई फ़ौज
जो है वो मंजूर नहीं है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना कि वो पुतिन से मैं बात करूंगा, पुतिन मान जाएंगे, हो सकता है ये वो, लेकिन हम कवर नहीं देंगे सिक्योरिटी का। तो ये ट्रंप को यकीनन बात पता थी। तो ये बात लेवरोव ने कह दी कि वो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, उनको किसी सूरत यूक्रेन में हम नहीं आने देंगे। और भरपूर यूक्रेन में इस वक्त रशिया की फौजी कार्रवाई जारी है। यूक्रेन की जो फौज है वो बड़ी हद तक सरेंडर कर गई है, क्योंकि जाहिर है कि अब वो क्या लड़ेंगे, वो कई इलाकों पे कब्जा होता जा रहा है। और साथ ही जो ज़ेलेंस्की हैं वो जुमे के रोज़ जाके दस्तखत कर देंगे वो जो सरेंडर डॉक्यूमेंट ही है ना, कि जिसमें अपने मुल्क के सारे जो उनके रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, बस उसमें उन्होंने वो बात ही की है कि जी इसका जो कुछ पैसा है वो उनकी तामीर पे भी खर्च होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये है कि वो टोटल जो है वो उसमें कोई सिक्योरिटी, असल बात ये है कि कोई सिक्योरिटी गारंटी उनको नहीं दी अमेरिका ने, सिक्योरिटी कवर नहीं है। ये है कि ठीक है आपको भी पैसा खर्च करेंगे, सारा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे वगैरह वगैरह करके, सिक्योरिटी गारंटी के बगैर वो फ्राइडे को वो जाके साइन करेंगे वहाँ पे ट्रंप के साथ मुलाकात में। और वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैसे वो मिलते हैं, क्या उनको प्रोटोकॉल कैसा मिलता है, कैसे क्या सवालात होते हैं, मीडिया को कैसे फेस करते हैं। ज़ेलेंस्की का जो आप यूँ समझें कि जो जहाँ पे यूक्रेन के मामला चले गए हैं वो मामला बड़े एक अजब अंदाज में चले गए हैं यहाँ पे, और वो उस पर बिल्कुल सरेंडर कर गए बगैर किसी सिक्योरिटी गारंटी के। एक बात दरमियान में और चली है, और वो जो बात है ना, देखें वो बात उसको मैं थोड़ा सा उसको जो यानी ये हैं कर्नल ज़ुआबू, इनको ज़ुआबू या ज़ुआबू, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ। ये चाइना जो है वो जो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसका दूसरा बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल, वो चाइना बहुत ज़्यादा ये जो पीस कीपर्स हैं उनको चाइना प्रमोट करता है और उनकी इमदाद भी करता है, और चाइना उनको बड़ा फंड भी रेस करता है। अच्छा, ये कर्नल जो ज़ियोबू हैं, ये इन्होंने एक जब ये 2022 में जब ये जंग शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन की, तो उसके थोड़े ही दिनों के बाद उनका इकोनॉमिस्ट में एक मजमून आया था, और वो है ये 10th स्लाइड पे। सीनियर कर्नल ज़ुआबू सेज द वॉर इन यूक्रेन विल एक्सेलरेट द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उन्होंने ये कहा था उस वक्त, ये आया था 14 मई 2022 को। इन्होंने कहा था कि यूक्रेन की जो जंग है उसके नतीजे में वेस्ट से ईस्ट की तरफ सारा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो कर्नल ज़ियोबू हैं ये पीस कीपर्स को देखते हैं, यानी पीस कीपर्स जो हैं चाइना के, उसमें बड़ा इनका कलीदी किरदार है, कहाँ पे हो गए। उन्होंने एक और बात की है। अच्छा, उन्होंने भी बात की है, और फिर उसके बाद वो कहीं विस्पर भी चल रहा है, कहीं मीडिया में भी बात हो रही है, कहीं पर वो आगे पीछे दाएं, वो ये बात हो रही है कि जो पीस कीपर्स हैं यूक्रेन में वो ना अमेरिका के होने चाहिए, ना जो है वो यूरोप के होने चाहिए। तो फिर पीस कीपर्स कौन से होंगे? तो पीस कीपर्स चाइना के। ये एक बात चल रही है कि क्या चाइना अपने पीस कीपर्स भेजेगा यूक्रेन में, यानी ये भी तारीख का एक नया ही वाक़या होगा कि चाइना जो है वो यूरोप के अंदर चाइना की फौजें होंगी एज ए पीस कीपर। अच्छा, ये आइडिया फ्लोट हुआ है असल में। एक तो इन्होंने बात की है, इन्होंने ये बात की है जो ये जो कर्नल हैं, कर्नल ये रिटायर्ड सीनियर कर्नल ज़ियोबू, इन्होंने ये बात की है। और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से ही सवाल हुआ है कि भाई आप ये बताएं कि नहीं, लेकिन उससे पहले ये बात हुई है, ये असल में
इकोनॉमिस्ट में या ट्रंप ने अपने इनर सर्कल्स में बात की है, ये बात कहीं के चली है, कहीं से उसकी रूट क्या है अभी मैं उसको, ये कहीं चली है बात कि यूक्रेन में ग्लोबल साउथ के लोग होने चाहिए। और दो नाम ट्रंप ने शायद किसी जगह बात करते हुए सजेस्ट भी कर दिए कि ब्राज़ील और चाइना की फ़ौज जो है वो तो उस पर ना रशिया को इतराज़ होगा ना यूरोपीय मुल्कों को इतराज़ होगा, और चाइना जहाँ मौजूद होगा तो चाइना तो फिर प्रॉपर, लेकिन चाइना का पीस कीपर रोल, और यूरोप के अंदर, चाइना यूरोप के अंदर, याद करें कि चाइना बहुत शुरू में आया था एक बात लेके कि जी हम यूक्रेन के साथ भी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात और रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुक। उन्होंने कहा था कि हम दरमियान में पीस कीपिंग का एक फार्मूला लेकर आया था। उस वक्त बाइडन ने और यूरोप ने शोर मचा ना आगे हम नहीं मानते फलाना डेवा। अब जो है सारे यूरोप के भी मुल्क जो हैं, कई ऐसे मुल्क जिनका अपना बजट नहीं है, जो फंस गए हैं, जो इन्फ्लेशन है वो सारे, उनकी भी ख्वाहिश है कि चाइना आके ये सारा संभाल ले ताकि ना जंग आगे बढ़े। और चाइना का लफ्ज़ जो है, चाइना की कही बात तो फिर चाइना की कही बात है, चाइना अपनी बात से तो नहीं फिरता, जो बात कह दी कम बात वो करते हैं, लेकिन जो करते हैं उस पर फिर वो कायम रहते हैं। तो अगर चाइना ने आकर बात कर ली कि भाई अब यहाँ पे जंग नहीं होगी, यहाँ पे अमन होगा, यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, तो फिर उसका मतलब है कि तो यूरोप भी ये चाह रहा है, लेकिन वो ओपनली तो नहीं कह रहे। तो इसके ऊपर एक ऑपेड आया, ये की पोस्ट 12वां, शुड चाइना एंड ब्राज़ील एंड यूएन बी पार्ट ऑफ पोस्ट वॉर पीस कीपिंग फोर्स इन यूक्रेन। अच्छा अब देखें बात ही है, ये आया चंद रोज़ पहले, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ ये चल रही है, इसको आप पस मंज़र में रखें। ये 18 फरवरी को छपा हुआ है, लेकिन चूंकि ये मैक्रोन की मुलाकात नहीं हुई थी तो हमने भी उस वक्त बात नहीं की थी। ये चल रहा है कहीं सिलसिला पूरा कि क्या चाइना की फ़ौज, अच्छा फिर फॉरेन मिनिस्टर से भी सवाल हुआ, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से सवाल हुआ, उनसे सवाल हुआ कि ये ग्लोबल टाइम्स 11th कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स टू वेदर चाइना इज़ कंसिडरिंग सेंडिंग पीस कीपिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन। तो उन्होंने आगे से ये कहा, अब ये देखें, उन्होंने आगे से कहा चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि नॉन यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन ऑफिशियल्स कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, ये ट्रंप की तरफ से हुई थी बात, ये नहीं, ठीक है, अमेरिकन ऑफिशियल्स, ये 18 फरवरी को हुई, उनकी तरफ से बात है कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज सच एज ब्राज़ील एंड चाइना सेंड देयर सर्विसमैन टू पीस कीपिंग फोर्स इन यूक्रेन आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट एंड्स एंड वेदर चाइना इज कंसिडरिंग सेंडिंग पीस कीपिंग ट्रूप्स। तो उन्होंने आगे से कहा कि वी डू नॉट कमेंट ऑन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, फर्जी सवालों पे हम कोई कमेंट नहीं देते। चाइना की जो पोजीशन है यूक्रेन क्राइसिस पे ये है कि फेयर वो बिल्कुल ठीक है, और फेयर और मल्टीपल ओकेजन ये करके, ये मैक्रों की और ज़ेलेंस्की और ये सारी सी, ये उससे पहले का है 18 फरवरी। अब वापस आ जाएं इस पर, अब आ जाएं आप, वो बीच में इजलास हुए, बीच में यूरोप जो है वो फारिग हो गया, नेटो, EU, JD वांस है, वो पेटी हैगत ने जो आके नेटो के अंदर कर दिया, वो बिल्कुल वो सारा धपड़धूड़ सिस्टम उलट पुलट करके ना, ठीक है ना, वो मतलब है कि बस जो हुआ यूरोप के अंदर उसको एक छोड़ दें। हुए कहानी फ्रांस के इलेक्शंस बीच में जो हुए, वो जर्मनी के इलेक्शंस हो गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ सारा, अब कहानी घूम फिर के वापस वहीं पे आ गई है, क्योंकि रशिया ने कह दिया है कि ये तो किसी सूरत में नहीं होगा। तो कहानी फिर घूम के आ गया ये कि रशिया अगर ये बरतानिया और फ्रांस तो खैर भेज भी नहीं रहा था, ये शायद भेज रहा था फौज अपनी, लेकिन बरतानिया ने बात की थी भेजने की, तो बरतानिया जो है वो अब उनके वज़ीर आज़म का नंबर है, अब वो जा रहे हैं और ट्रंप का सामना करेंगे। केयर स्टारमर बड़े ज़बरदस्त, ये लेबर पार्टी के बड़े ज़बरदस्त, बड़े पॉपुलर हैं वज़ीर आज़म, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म, वेरी पॉपुलर पर्सन। लेकिन मसला ये है कि अपने मुल्क में पॉपुलर है, ट्रंप से कौन बात करेगा। और ये तारीखी लम्हात हैं, ये बरतानिया और अमरीका ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, मैक्रों के साथ तो बात नहीं बनी ना। अब यह है कि ये केयर स्टारमर का, सारी बातें तो पहले तय हो गई, ज़ेलेंस्की ने रेयर अर्थ मिनरल्स मान लिए। अच्छा, ये रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँ, काफ़ी डिटेल में इसकी बात कर चुके हैं। ये 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ना, तो 15 तो एक ही लाइन में होते हैं, जो कि लेंथेनाइड्स हैं, एलिमेंट्स, अनासिर जिनको कहा जाता है, अनासिर एक बेहतर लफ्ज़ है, तो एलिमेंट्स। तो सेकंड हम देखें ना, तो रेयर अर्थ मिनरल्स तो एक ही कतार में इनके नंबर्स हैं, तो 15 तो एक ही कतार में है, और उसके बाद जो हैं वो 2 अलग हैं, ठीक है। तो
ये ट्रियम और देखो, तो वो अलग हैं। और ये जो है ये 15 एक ही कतार में है रेयर अर्थ मिनरल। लेकिन ये ज़हन में रखें कि एक है रेयर अर्थ मिनरल्स, एक है क्रिटिकल मिनरल्स। अच्छा, जितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ना, वो सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन सारे क्रिटिकल मिनरल्स रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, यूं समझ लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे लिथियम है, तो लिथियम जो है वो क्रिटिकल मिनरल है, वो रेयर अर्थ नहीं है। अच्छा, रेयर अर्थ से मुराद ये नहीं है कि ये रेयर है बड़े, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में बड़े रेयर हैं मिलते हैं इनको, मतलब रेयर इसलिए भी कहा जाता है, एक तो चलें कम है, दूसरा ये कि इनको खालिस शक्ल में हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बड़ा एक पत्थर पड़ा हुआ है, चट्टान पड़ी हुई है, उसमें से उसमें मौजूद है, लेकिन कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है, वो मिक्स भी ना हो, ख़राब भी ना हो, तो पूरी इनका जो इनके ऊपर जो काम है वो मुश्किल। तो रेयर अर्थ और क्रिटिकल, जितने रेयर अर्थ हैं वो क्रिटिकल हैं, मगर सारे क्रिटिकल रेयर अर्थ नहीं है। ठीक है ना, जैसे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट जो है वो भी क्रिटिकल मिनरल है। जैसे लिथियम है, वो भी क्रिटिकल मिनरल है। जैसे निकल है, तो निकल भी क्रिटिकल, रेयर नहीं है। तो ठीक है ना, तो यानी एक रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एक क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो दोनों का फ़र्क हमें ध्यान में रखना है। और इसी तरह जो ग्रेफाइट की बात मैंने उस दिन की थी, ग्रेफाइट इसमें नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्रिटिकल मिनरल है। तो रेयर अर्थ में और क्रिटिकल में थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन बहरहाल ये बात जो ध्यान में रखा जाए। अच्छा, अब ये है कि ये तो अब ये कि चाइना नहीं होगा तो फिर कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और जो तुर्की का रोल है वो इसमें इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल उनका जो मौक़िफ़ था, उन्होंने ये जंग बंद करवानी है, और ये इतनी तेज़ी के साथ दूसरी मुलाकात हो रही है। ये दूसरी जो मुलाकात है, मेरा ख्याल है अभी तक इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि तुर्की में जो मुलाकात हो रही है जुमे को, उसमें अमेरिका से कौन होगा और रशिया से कौन होगा। क्या मार्को रूबियो के सतह पे, लेवरोव के सतह पे होगी, या शायद दूसरी कोई टीम्स हों, क्योंकि बुनियादी तौर पे एम्बेसीज का मामला इसमें कि एम्बेसीज जो खुलेंगी। टर्की जो असल रोल प्ले कर रहा है वो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो अल्टीमेट मामलात हैं ना, उसमें तुर्की है, लेकिन चाइना भी तो कहीं है, कहीं चाइना भी है। अच्छा, एक ग्रैंड बार्गेन डील की बात भी ट्रंप कर रहे हैं। वो ग्रैंड बार्गेन डील क्या है शी जिनपिंग के साथ? शी जिनपिंग जो है ना, ये प्रोवोक कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट देके, यहाँ चाइना का नाम है, पनामा तुम चाइना को करते हो, चाइना हो, ये आगे पीछे सारे, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि शी जिनपिंग तो मेरा दोस्त है। ये जो सबसे ज़्यादा इन्होंने खुल के बात की थी, जो मेरे ख्याल से चाइना के हवाले से, वो उस वक्त बात की थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे, और उन्होंने उनसे कहा कि ये बड़ा अफसोस है कि जंग हो रही है, और मैं शी जिनपिंग तो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी, मैं उनसे बात करता हूँ, ये जंग खत्म करवाता हूँ। उस वक्त तो वो बात चली गई जो पहले भी हमने डिस्कस की थी। उसके 1-1.5 घंटे के बाद इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया कि ये तो तीसरी पार्टी कहाँ से आ गई दरमियान में। तीसरी पार्टी जो है, ये पाकिस्तान का जो पाकिस्तान और ये कश्मीर का जो मामला है, पाकिस्तान और इंडिया का जो स्टांस है, तो पाकिस्तान तो उसमें कहता है कि कोई भी आके, या तो बायलेटरल कर लें या किसी पार्टी के तहत आके कोई भी आके उसको मसले को हल करवाए, कश्मीर का मसला। इंडिया कहता है कि नहीं, ये तो हमारा बायलेटरल। तो ये ट्रंप ने बात कर दी। उसके बाद उनको ख्याल आया कि ये तो ट्रंप ने क्या बात की है कि शी जिनपिंग हमारा दोस्त है, और हम तो उस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी सुन के चले गए, लेकिन बाद में उनकी वजाहत आई। तो एक इंडिया में भी है कि भाई 1 मिनट, ये ग्रैंड बार्गेन क्या तय हो रहा है, चाइना के साथ क्या तय हो रहा है और क्या हो सकता है। और अच्छा, शी जिनपिंग जो है वो खामोश, चाइना बिल्कुल खामोश है। उन्होंने इसकी मुकम्मल हमायत कर दी है, इस सारे पीस प्रोसेस की, और ये सारा जो भी कुछ हो रहा है, सारा सिलसिला, इसकी हमायत कर दी है। और वही देख रहे हैं कि अब ये मुल्क क्या हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, या वहाँ पे गारंटी कौन लेता है पीस की, मतलब कौन ऐसा मुल्क है। देखें, चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया और सारे मुल्कों के दरमियान जो है, ये मैंने आपसे कहा था ना, वो रिवर्स किसिंजर एक थ्योरी घूम रही है कि उसको जो है वो किसिंजर ने जाके जो दोस्ती कर ली थी चाइना से, और उसके बाद वो चाइना जो है वो अफगान जहाज जब शुरू हुआ तो चाइना सोवियत यूनियन के साथ नहीं खड़ा हुआ, और सोवियत यूनियन उसकी वजह से अकेला लड़ा और टूट गया। तो फिर वही अटैम्प्ट भी हो रही है कि अगर इस दफ़ा जो है ऐसे ही कुछ कर लिया जाए कि इस दफ़ा रशिया का वाला कर लिया जाए। पहले चाइना को बड़ा गुडी कर लिया था उस ज़माने में, और चाइना को मान देखे ना, चाइना को कैसे गुडी किया था। ताइवान कुछ फेंक दिया था उठा के, ताइवान को चाइना को तस्लीम कर लिया था, चाइना के पास वीटो पावर चली गई थी, चाइना जो है उसके ताल्लुकात बहाल हो गए थे, पूरी दुनिया में चाइना जो है उसको मान लिया। उससे पहले तो ताइवान को मानते थे। ये जो वीटो पावर थी तो ताइवान वाले
ये इसका जो वीटो का जो इख्तियार था वो तो ताइपे में था, तो उसको डंप कर दिया था और उसे सारे सफारती ताल्लुकात दुनिया ख़त्म हो गए। 5-7 मुल्क अभी जिनमें से अक्सर जज़ायर हैं वो मानते हैं ताइवान को। तो चाइना को बड़ा कुछ दे के उन्होंने अलग किया था सोवियत यूनियन से। अच्छा, अब यह है कि उन्होंने बहुत कुछ दे के रशिया को अलग कर लिया है, लेकिन क्या रशिया चाइना से वाकई अलग हो गया, ये एक सवाल है जो कि उनके दिमाग में घूम रहा है। क्योंकि जो ग्रैंड बार्गेन अगर होती है, वो कह रहे हैं ग्रैंड डील करूंगा मैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि चाइना से करूंगा। अब वो ग्रैंड डील क्या होगी, कोई चाइना का नाम भी लेते हैं बहुत सी जगहों पे, लेकिन यह है कि वो ग्रैंड डील क्या होगी? क्या वो ये होगा कि ठीक है ताइवान, भाई यूक्रेन के ऊपर ताइवान, ठीक है, और वट्टा सट्टा कर लेते हैं ताइवान के बदले जो है वो इसके यूक्रेन के बदले ताइवान। और ये देखिए दुनिया को एक मैसेज भी तो गया ना कि भाई, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाली बात, और ये क्या ट्रम्प बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं फ़िलिपीन में आके और यहाँ पे आके, और ये जो है ये चेगोज आइलैंड्स और बाकी जगहों उनकी इस्टेब्लिशमेंट तो इंटरेस्टेड है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी तो ध्यान है ना अपना एक सारा। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो क्या इसमें कि जी वो वहाँ पे मतलब एक उनकी पर्सनैलिटी है ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मुल्कों में जाओ, घूमो फिरो, ये पैलेस देखो, ये करो, फलां करो, ये पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है। उन्होंने जो है वो $5 मिलियन जिसके पास होंगे उसको उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर वीज़ा ख़त्म करके गोल्ड वीज़ा मिलेगा। तो यानी $50 लाख हैं तो अमेरिका में जाएं और उनका आप ले लें गोल्ड कार्ड और ज़िंदगी गुजारें, इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे। यानी उन्होंने पूरी दुनिया को एक तरह से वो इलीगल फेंके उठा के लोग सारे जितने भी थे, और उन्होंने कहा साथ ही $5 मिलियन के इवज जो है आप अमेरिका में आ जाएं तो आपको एक गोल्ड इन्वेस्टर का जो कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। ब्रेक के बाद सब डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान की मैशत पर असरात मरतब हैं। कनेक्टिविटी रीजन है और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुआहिदे और ये बाकी जब भी इन पे फाइनलाइज होती हैं, ये कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ताल्लुकात हमारे जो भी हुकूमत हो, जो भी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो या खान साहब हो, किसी की गवर्नमेंट भी हो, ये जो कनेक्टिविटी है ना और ताल्लुकात का बेहतर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो बात है, ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, देखिए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब से बात करें, ये मामला पंजाब के हल करवाएं फौरी तौर पे। वो जरदारी साहब से उनके अरकान कह रहे हैं कि वो तहरीर मुआहदा दिखाएं। वो तहरीर मुआहदा कौन सा है हमें नहीं पता नहीं जरदारी साहब को कौन सा तहरीर मुआहदा है जिसके तहत ये अरेंजमेंट में वो कहते हैं वो दिखाएं हमें। बहरहाल इस मसले को वो हल करें। मरीम नवाज साहबा बात करें पंजाब के हवाले से जो भी, उसके बाद ये है कि ये महमूद खान असदई साहब से बात करें, ये तहरीक इंसाफ से। ये एक पोलिटिकल टर्म है, शाहिद खान अब्बासी है यार, ये भाई ये लोग सारे आपस में एक साथ, ये क्यों इतना हिजान बपा है मुल्क के अंदर? तो ये सारे मामलात आपस में बैठ के, और वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले हैं वो तो अंदर वो सड़कों में मुजाहरे नहीं कर रहे, वो अंदर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप उन्हें करने दें। मतलब क्या है इसमें, टीवी पे तो नहीं लाइव आ रही ना, उनकी थोड़ी सी आती हो जाए। तो ये इन मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से नवाज शरीफ, मैं हमेशा कहता हूँ नवाज शरीफ सबको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी हुकूमत है ये सारी। और ये देखें एहसान इकबाल साहब या बाकी लोग जाते हैं, जब शहबाज शरीफ साहब जाते हैं सिंध का जब भी दौरा करते हैं, तो मुराद अली शाह साहब उनको एक पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। तो ये एक ऐसा मुराद अली शाह साहब देखें, और हज़ारों चीज़ों के ऊपर आप तनकीद करें, वो उनको प्रोटोकॉल देती है ना एज अ वज़ीर आज़म। कल मैं देख रहा तो एहसान इकबाल साहब भी सिंध में थे, तो उनके साथ बैठे हुए थे। अब मसला ये कि अगर उनको एहसान इकबाल साहब ना लेने आए एयरपोर्ट पे, सॉरी मुराद अली शाह साहब ना लेने आए, और कामरान टसोरी साहब भी ना लेने आए क्योंकि वो MQM के साथ वाबस्ता हैं, तो मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब, ये अच्छा नहीं है, ये कोई अच्छा मैसेज। इसको ये अरेंजमेंट तो अपने मामलात को पहले तय करें ना बैठ के, फिर वो जो इनके मुखालफिन हैं उनसे मामला तय करेंगे, तो मुल्क के अंदर एक सुकून आएगा। तो मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं पैदा करेंगे। बहरहाल ये इश्यूज बहुत बड़े हैं। अब आप ये देखें ना कि जो ये यूरोप के मामला हैं, अच्छा ये देखें, पहली बात तो ये है कि ये इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। अच्छा, अब बरतानिया जो जा रहा है ना, बरतानिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि उनके जाने से पहले सारे
सारा तो अरेंज हो गया, मैक्रोन तो कुछ भी नहीं बनवा सके प्रेसिडेंट ट्रम्प से, और वो एक जगह पे उन्होंने ट्रम्प को रोका भी, क्लियर करने की कोशिश की, वो और तल्ख भी हुई, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ यूरोप के। लेकिन जो अमेरिकन हैं उनका ये कहना है कि, ये उनका कहना है अमेरिका के, और अमेरिकन से मुराद अमेरिकन नहीं है पूरे, यानी ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो इनर टीम है उनका ये कहना है कि ये जो है ये बरतानिया ने खामोशी से यूक्रेन के साथ एक मुआहदा कर लिया था ये रेयर अर्थ मिनरल्स का। ये जंग के दौरान उन्होंने एक मुआहदा तय कर लिया था, और उसके बाद जो पीस कीपर्स की बात भी कर रहे थे, ये सारी उनका ख्याल था कि यूक्रेन खड़ा रहेगा अपनी जगह पे, यूरोप भी खड़ा है, प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा, तो उन्होंने एक 100 साल का या 99 साल का, उसमें गैस का भी था, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का, बरतानिया खामोशी से तय करके बैठा हुआ था। तो इधर से ट्रम्प आ गए, और ट्रम्प ने आके वो सबको, ये है उनके पास ही उनकी इंटेल है। अच्छा, अब ये कितनी दुरुस्त है कितनी दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये बात बहरहाल है कि बरतानिया का कोई ना कोई ऐसे मामला चल रहे थे यूक्रेन के साथ, वरना बरतानिया जो है वो सारे यूरोप को छोड़ के क्यों अपनी फौज भेज रहा था। तो लेकिन जाहिर है कि बरतानिया एक पावर, अब बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर है, बड़े पॉपुलर है अपने मुल्क में, और वो अब कैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको, क्योंकि वो वहाँ जाएंगे तो सारे मामला तो हो चुके होंगे, तो वो कहेंगे कि मैं अपनी फौज भेजने जा रहा हूँ, भेज दो। वो टैरिफ की बात करेंगे, क्योंकि वो डिफेंस स्पेंडिंग उन्होंने बढ़ा दी, और इस मरहले पे डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना, वो किसके लिए डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है। देखिए ना, मुल्कों में अब एक क्योस खड़ा हो रहा है कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, जंग के अंदर इतना खसारा हो गया, अब हमने जब लड़ना नहीं है रशिया के साथ, तो ये डिफेंस स्पेंडिंग क्यों बढ़ा रहे हैं हम, और ये हम कहीं से कट करेंगे तो यहां पे लगाएंगे ना। तो ये क्राइसिस पैदा हो रहा है। इसको कैसे, इस इकोनॉमी को कैसे देखना है जो यूके ने और यूरोप ने। फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एक बहुत ही वाहियात सी वीडियो आज उन्होंने AI जनरेटेड वीडियो बना के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने अकाउंट से गजा के बारे में हम दिखाएंगे ना, उसे बात करेंगे। उसमें वो अजीब सी बेहुदा सी एक वीडियो, उसमें जनाब वो घर बन रहे हैं और जो है वो अजीब से होलिये में पड़े हुए हैं जनाब ट्रम्प साहब, वो एक साहिल के किनारे AI जनरेटेड उन्होंने बना के डाल दी कि गजा का, उस पर बात हुई। लेकिन वो असल जो बात है वो ये है कि स्टीव विटकॉफ जो हैं उन्होंने पहुंचना था, उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया मशरिक़ वस्ता का। स्टीव विटकॉफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त, क्योंकि स्टीव विटकॉफ ने रशिया के साथ भी ब्रेक थ्रू करवाया, और उसके बाद फिर कीत के लोग जो हैं वो जाके ये खामोशी से ये मामला तो हम डील आगे पीछे, लेकिन वो असल तो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो यूरोप को झटका दिया तो JD वैंस ने और पेटे हेक्सबर्ग ने दिया ना, उनके सेक्रेटरी डिफेंस ने। और तो स्टीव विटकॉफ जो है वो उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया है, और वो ये कह रहे हैं दौरा उन्होंने मुलतवी कर दिया है। अच्छा, दौरा उन्होंने मुलतवी कर दिया, लेकिन ये है कि उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये गजा की जो सीज़ फायर मुआहदा ये तो आगे बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ेगा, और नेतन्याहू वही करेगा जो उसको कहा गया ये मुआहदा आगे बढ़ेगा। तो अब ये तय हो गया है कि जनाब आज रात को या कल 4 जो डेड बॉडीज या बाकियात या जो भी, मैं उसको कहते हुए मुझे तकलीफ होती है, लेकिन बहरहाल जो हमास के पास हैं वो हमास इजिप्ट को देगा, रफ़ा के ज़रिए, रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए वो हमास इजिप्ट को दे देगा, और इधर से कैदी रिहा करेंगे ये नेतन्याहू। चाहे एक मरहले में, पहले एक मरहले की बात हो रही थी मेरे ख्याल से, पहले 2 मरहले की बात हो रही थी, एक मरहले की हुई, फिर 602 करने हैं ना, तो उसमें ये था कि 301 करके, लेकिन शायद वो आज रात को या कल सुबह किसी को खबर आ जाए कि वो 4 वहाँ से बाकियात जो हैं उधर हैंड ओवर इजिप्ट की हो गई हैं, और इजिप्ट फिर रेड क्रॉस इजिप्ट में चला जाए, इजिप्ट फिर लेके रेड क्रॉस ही यहाँ पर आ जाए, यानी वो डायरेक्ट वो जो इसराइल के हैंड ओवर ना हो, और वो खामोशी से हो, सेरेमनीज भी ना हो उसकी, वो हमास और इसराइल के दरमियान ये मामला तय हो गया। और एक और जो इसराइल की टीम है, स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि मैंने इसराइल के लोगों से कहा है कि अपनी एक टीम भेजें कतर में और मामला आगे तय करें, तो उनकी एक टीम कतर पहुंची हुई है। और अहमद शारा जो हैं, इसमें अहमद शारा जो है ना, ये इस वक्त उनका एक रोल बड़ा ऐसा है जो समझ ही नहीं आ रहा, जिस पे सारे ममालिक जो है ना, वो ख़ासतौर पे जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो सारे देख रहे हैं कि अहमद शारा का क्या रोल होगा। अहमद शारा जॉर्डन में थे, ये उनका 3रा स्टेट विजिट हुआ है जॉर्डन में। उनकी शाह अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, वो बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। अब्दुल्ला एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। इससे पहले वो टर्की गए थे, इससे पहले सऊदी अरेबिया गए थे, और आज जॉर्डन है।
और इसके बाद वो जो इजिप्ट में अरब ममालिक का इजलास हो रहा है वो वहाँ, अच्छा बहुत से अरब ममालिक जो है ना, ये बड़ा एक टाइमिंगली जो है ना एक तब्दीली आई है ये यहाँ पे इसमें सीरिया में, और टाइमिंगली इसलिए आई है कि जो बात बहुत से अरब ये मुसलमान मुल्क नहीं कह सकेंगे ना खुल के, वो अहमद शरा कहेंगे। अहमद शरा जो हैं वो तुलसी गैबर्ट तो उनको वो तो नुसरा फ्रंट और वो हिस्ट्री है ना, वो अहमद शरा को किसी ने कहा वो तो असद के बाद कोई ऑप्शन है किसी को अहमद शरा से? कतर सपोर्ट कर रहा है, टर्की सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, पुतिन ने भी बात की है ना उनसे, सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है कि ये इस वक्त बड़ी इनकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो शाह अब्दुल्ला के साथ उनकी मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, और उसमें शाह अब्दुल्ला ने कहा कि आपके मुल्क के ऊपर जो अटैक्स कर रहे हैं, इसराइल के जो अटैक्स हो रहे हैं सीरिया में, तो उससे अहमद शरा ने कहा कि हाँ हम गौर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये ज़रा पीस जो सीज फायर है ये आगे बढ़े, तो फिर हम इसके ऊपर अपना रद्द अमल देंगे भरपूर अंदाज में। हमें अपने मुल्क का दिफा करना आता है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये पहले हमास का और लेबनान का मसला हल हो। अब इसी दौरान जो लेवरॉव कतर आए हुए थे, उन्होंने कतर में आके बात की है कि इसराइल के खिलाफ, अच्छा ये चाइना और रशिया तो पोजीशन ले गए ना इसराइल के खिलाफ खुल के, इन्होंने कहा कि किसी सूरत सीज फायर एग्रीमेंट अगर तोड़ने की रशिया कोशिश की तो हमारे और अमेरिका के दरमियान जो बात हो रही है वहां पर ये सीज फायर की बात भी हो रही है कि गजा में सीज फायर होगा और माहिदा ये मामला आगे चलेंगे, ये लेवरॉव ने कतर में बात की है। अब जनाब वो मरता क्या ना करता, अब वो जनाब इजलास के ऊपर सबकी नज़र है कि ये जो इजलास होना है अरब ममालिक का, उसमें क्या प्लान पेश होता है। और स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि ये देखें ना, पहली तारीख को है ना, पहली तारीख को माहिदा खत्म हो रहा है 42 दिन का, उसके बाद जो माहिदा जो शुरू होना है वो उसमें उसके आखिर में तमाम इसराइली फौज ने निकल जाना है, तमाम सीज फायर हो जाना है, कंप्लीट एग्रीमेंट हो जाना है साइन कि इसराइल और फलस्तीन, ये इसराइल है, ये फलस्तीनी इलाके हैं, और इनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया 2 रियासती हल। ये दूसरे मरहले के एंड पे हो जाना है, तीसरे मरहले में तो रिकंस्ट्रक्शन होनी है ना, उससे पहले ये तय हो जाएगा कि हमेशा के लिए जंग खत्म हो गई, कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कैसे होगा, कौन से इलाके हैं, वेस्ट बैंक का इलाका, ये जनीन के इलाके, यरूशलेम के इलाके, ये सारा अब होना है क्योंकि थर्ड फेज में तो रिकंस्ट्रक्शन होनी है। अच्छा, अब ट्रंप का जो इनर सर्कल है ना, वो इंटरेस्टेड इस बात में है कि जो रिकंस्ट्रक्शन होनी है ना बिल्डिंग्स की इधर उधर, उसमें कुछ अमेरिकन कंपनीज को कुछ इधर उधर ठेके वेके मास, ये गए थे ना, स्टीव विटकॉफ अंदर गए थे, स्टीव विटकॉफ जो है वो अंदर गए थे, गजा के अंदर गए हैं अमेरिकन, ये ध्यान में रखें। और हमास के साथ उनकी बात हुई है, हमास के साथ तो क्या बात करके आए, क्या हुआ है, लेकिन वो अभी उस पर पर्दा पड़े हुए, तो बहुत से बातें चल रही हैं, तो उनको छोड़ दें आप। लेकिन वो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर यार कोई छोटा मोटा जगह है, ट्रंप आया करे कल को, तुम्हारी रियासत बन जाए, तो उसको कहीं इधर उधर कहीं मतलब एक छोटा मोटा ट्रंप टावर बन जाए, इससे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं है। 2-4 विला ये वो सारे इस तरह की उनकी बात हो रही है, वो जो था ना मैं हेल्प ब्रेक आउट और ये। अच्छा, ये तो अब ये सारा मसला हो गया, और ये अब यूरोप को और बाकी दुनिया को देखना है। वो कहते हैं ना, चिकन्स कमिंग होम टू रूस्ट, एक इंग्लिश में कहते हैं चिकन्स कमिंग होम टू रूस्ट, यानी वापस जो सारा किया होता है तरह से वापस से फिर उसको। लेकिन यहाँ हेडलेस चिकन्स है, ये जो चिकन्स है ना, इनके ये हेडलेस चिकन जो है ना, इनको कुछ नज़र नहीं आ रही कमिंग होम टू रूस्ट, ये वापस रूस्ट होने जा रही हैं। ये ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कुछ समझ आ रहा है, ना उन मुल्कों को समझ आ रहा है जिन्होंने सारा तकिया रखा, तो सारे सोच रहे हैं कि ये अगर ग्रैंड डील की बात कोई हो रही है चाइना के साथ भी, तो वो क्या है, और ये क्या ताइवान जो है, अगर वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स का मामला अमेरिका के साथ हो जाता है, तो फिर अमेरिका को ताइवान की क्या ज़रूरत है। और फिर रशियंस कह रहे हैं कि हमारा पूरा मुल्क आके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर पैसा हमारे पास रहेगा, आपकी कंपनी भी कमाएं, हम भी कमाएं। तो ये इस वक्त आने वाले दिन जो हैं, ये बहुत बड़े फैसले होने हैं दुनिया के ऐसे, जो कि अगले 20, 25, 50, 100 साल तक जिनकी अहमियत होगी। हम अपने अकाबरीन से ही गुजारिश कर सकते हैं कि ये मैन मेड क्राइसिस ख़त्म करें, ये बहुत फरोई मामलात हैं, इनसे जल्दी रियासत को निकालें, ताकि दुनिया में जो फैसले बड़े डिसीजन हो रहे हैं उसमें कई कौमें भी तो उनको पता तो हो ना कि क्या हो रहा है। तो ये हमारी गुजारिश है, और ये मैन मेड टर्माइल ख़त्म हो सकता है। आपस में बात करें ना, सारे सड़कें तो नहीं बंद हो रही ना, आगे तो नहीं लग रही ना, खुदा ना खासा, ऐसा ये आपस में मामला हल करें कि भाई ये इकॉनमी का ये ऐसे नहीं होता तो ऐसे, और एक्टिव प्रोएक्टिव होके ये मामला तो
मैं बताऊँ चंद घंटों का ईगो के इशू है, फ़ोन उठाया, बात की, यार मैं आपके पास आ रहा हूँ चाय पीने, आपके पास आ रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा गए हैं मुझे बताएं ना मौलाना साहब के पास। तो इसी तरह वो आपस में बात कर लें, इनका कोई इशू नहीं है। या सादिक साहब हैं, बाकी लोग हैं, यूसुफ गिलानी साहब ने तो एक दफ़ा बीबी के दौर में भी उनकी प्रिंसिपल पोजीशन थी। शेख रशीद साहब को उन्होंने जब स्पीकर थे तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया था। नाराज़गी भी हो गई थी पीपल्स पार्टी की क़यादत की, लेकिन बाद में तारीफ़ की कि आपने बड़ा एक जमहूरी। तो ये इसको तय करें, इन मामला को तय करें, ताकि कुछ और भी हमें समझ में आए कि क्या होना है भाई आगे, पाकिस्तान नहीं करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।